हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक लेके आए हैं। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स में आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले 2022 से लेके 2025 तक 2022 से लेके 2025 तक का क्वेश्चन बैंक पढ़ना है आपको। 25, 24, 23, 22 4 साल का हो गया क्वेश्चन बैंक। 5 साल का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 साल का। उसके बाद 2026 का मॉडल पेपर जो कि जैक जारी किया है 2026 का, उसको पढ़ना है। कम से कम इतना आप लोग पढ़िएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, तभी एग्जाम में पास हो पाइएगा। समझ गए? तो इसको ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 12, समझ गए? इकोनॉमिक्स क्लास 12 का है, समझ गए? तो अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक से है? उत्पादन की तकनीक के चयन से है। चयन मतलब क्या होगा? क्या उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करेंगे, कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे या किसके लिए उत्पादन करेंगे। तो चयन क्या होगा? कैसे उत्पादन करेंगे, मतलब कौन सा तरीका अपनाएंगे उत्पादन के लिए। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? उपभोग। उपभोग उपभोग मतलब हम जो चीज़ खरीदते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसी को बोला जाता है उपभोग। उपभोग और उपयोगिता इसमें दोनों होगा, लेकिन उपभोग को टिक मारना है अगर उपयोगिता नहीं रहे तब। उपयोगिता मतलब उपयोग किए, और उपभोग मतलब भी वही होता है, उपयोग ही करना। तो उपयोगिता के क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था हिग्स और एलन। समझ गए? 2 अर्थशास्त्री ने। अगला, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। ये चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ये है वस्तु की मात्रा एक्स अक्ष में और कीमत है। अब यहाँ पे समान रूप से बढ़ रही है, कीमत भी और मात्रा भी। तो ये क्या होगा? पूर्णतः लोचदार मांग होगा। लोचदार मांग मतलब होता है, जैसे एक होता है बेलोचदार वस्तु, जिसका कीमत अगर बढ़ेगा तो मांग में उतना अधिक परिवर्तन नहीं होगा, जैसे जीवन के लिए आवश्यक वस्तु, नमक, तेल, ये सब। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर किस वस्तु की मांग घटती है? तो आय बढ़ेगी तो जो घटिया वस्तु है, हाँ, उसकी मांग बढ़ेगी। देखिए, आय बढ़ेगा तो घटिया वस्तु की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि अधिक आय में निम्न स्तरीय वस्तु को व्यक्ति कम खरीदेगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? दीर्घकालीन माने क्या हुआ? एक होता है अल्पकाल, एक होता है दीर्घकाल। तो दीर्घकाल मतलब लंबे समय अवधि, उसमें है पैमाने के प्रतिफल से। समझ गए? 6 का ये बिल्कुल सही है। 7 नंबर देखिए, उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है। कोई भी चीज़ जो है उसका फैक्टर निर्भर करता है जितना उसमें वस्तु लगा है, ए लगा है, बी लगा है, सी लगा है, जितना वस्तु लगा है उसी से व्यक्त किया जाता है उत्पादन फलन। समझ गए आप लोग? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपया है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत। तो आपको पता होगा औसत उत्पादन बराबर 10 को उसमें लगाए गए कुल साधन को कुल उत्पादन से भाग देते हैं, जो प्राप्त होता है उसी को बोला जाता है औसत स्थिर लागत। तो 8 का आंसर सी बिल्कुल सही है। समझ गए? तो 2 समोत्पाद वक्र के बीच की दूरी व्यक्त करती है उत्पादन स्तर में परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर कौन सही है? टीसी टोटल कॉस्ट बराबर टीवीसी प्लस टीएफसी, टोटल वैल्यूएबल कॉस्ट प्लस टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फैक्टर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। इस तरह क्वेश्चन होता है, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। समझ गए? तो टीसी माइनस टीएफसी बराबर टीवीसी होगा। ये होगा ए नंबर। एक क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। हाँ, ये सही है। मतलब टोटल कॉस्ट बराबर टोटल मतलब परिवर्तनशील लागत और टोटल फिक्स लागत, इसी के योग को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। तो टीवीसी है, तो टीसी में अगर टीवीसी घटा देंगे टीएफसी आएगा कि नहीं? वही यहाँ पे लिखा गया है, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। उल्टा पुल्टा करके इसको लिख सकते हैं। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन होता है? तो दोनों लागत में परिवर्तन होगा। तो ये होगा कुल स्थिर लागत। औसत लागत वक्र का आकार होता है अंग्रेजी के अक्षर की तरह होता है, यू आकार की तरह। किस बाजार में एआर और एमआर बराबर होता है? एवरेज रेट और मार्जिनल रेट। ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, हटिया।
निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? एकाधिकार में नहीं होगा, समरूप वस्तु होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। तो 14 का किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है? विभेदीकृत मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं में समरूपता नहीं पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती है समरूपता, मतलब एक समान वस्तु होगा, एक समान कीमत। एकाधिकार में भी होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में नहीं होगा, ये होगा बी नंबर। फर्म का संतुलन का मूल शर्त है। कोई भी फर्म किस समय संतुलन की अवस्था में होता है? जब मार्जिनल रेट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। तो MC बराबर MR। पूर्ति अपनी मांग के लिए मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसने कहा? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है। मतलब जैसे कोई कंपनी कुछ लॉन्च करता है, वो बिना ग्राहक को पूछे लॉन्च कर देता है, या फिर उसको पता होता है कि बाद में वो वस्तु बिकेगा। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मुश्त कर लगाएंगे तो क्या होगा? पूर्ति कम हो जाएगी, पूर्ति कम हो जाती है। 17 का बी बिल्कुल सही है। 18 नंबर, बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। तो बाजार जो है वो कम समय के लिए होता है, तो अल्पकालीन बाजार से। अधिक मांग की स्थिति में कीमत की प्रवृत्ति होती है। अधिक मांग मतलब पूर्ति से अधिक मांग, वृद्धि होती है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पे क्या होगा? मांग मूल्य और पूर्ति मूल्य। यहाँ दिया है वस्तु की मांग और पूर्ति का मूल्य बराबर है। अगला, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो है किताब है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है J.M. किन्स। GNP और NNP में क्या संबंध है? GNP बराबर क्या होगा? GNP और NNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है एक, मतलब सकल राष्ट्र उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद होता है। तो ये होगा MNP बराबर GNP माइनस घिसावट। स्टॉक चर का एक उदाहरण है। स्टॉक चर मतलब क्या हुआ? चर मतलब होता है जिसका मान बदलते रहता है। तो स्टॉक चर क्या होगा? पूंजी होगा, यह बढ़ते घटते रहता है। राष्ट्र आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना। तो 24 का सी बिल्कुल सही है। इनमें से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो ब्रेड, चपाती, बिस्कुट, सब में गेहूं चाहिए। मुद्रा का कार्य है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा द्वारा वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। मूल्य का संचय, मूल्य मतलब कीमत जो है उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। मूल्य का मापक, मुद्रा द्वारा किसी भी वस्तु का कीमत का पता चलता है कि वो सस्ता है या महंगा है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करे? हार्टस ब्रीडर्स, यही होगा 27 का सी। ठीक है। भारत का केंद्र बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। समझ गए आप लोग? केंद्र बैंक का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र बैंक अलग है, इसमें हम लोग पैसा जमा नहीं कर सकते। ये सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, तो नोट भी जारी करता है। देखिए, 1 रुपये के नोट को छोड़ के बाकी सभी प्रकार के नोट को छापने और डालने का काम RBI करता है। उपभोग फलन C बराबर A+BY में स्वायत्त उपभोग है। तो 30 का आंसर क्या होगा आपका? 30 का आंसर होगा B। A नंबर ये है उपभोग, 30 का B। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 31 नंबर, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में, मंदी माने क्या हुआ? उत्पादन का स्तर घट जाता है, मांग का स्तर घट जाता है, पूर्ति घट जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग मंदी। तो रोजगार और उत्पादन स्तर गिरता है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS 0.2 है तो गुणांक का मान क्या होगा? गुणांक का मान क्या होगा? तो 0.2 है। K का मान निकालना है इसमें। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे? K बराबर 1/1 माइनस MPS, ये सूत्र होता है। तो 1 में 0.2 घटेगा तो कितना होगा? 0.8, ये उड़ेगा तो 10/8। चलिए देखिए इसका सूत्र क्या होगा? MPS बराबर K बराबर 1/MPS। MPC दिया रहता तो वो फॉर्मूला लगाते। तो 1/0.2 ये उड़ेगा
तो कितना आया 10/2 मतलब 5, ये बिल्कुल सही है। निवेश गुणक होता है, अभी तुरंत बताए गुणक, तो ये होगा 1/MPS अभी पढ़े, और 1/1 माइनस MPC। MPC देता तो ये फॉर्मूला लगता, दोनों होगा। निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है, तो ब्याज की दर भी है, पूंजी की सीमांत क्षमता भी है, तो 34 का सी बिल्कुल सही है। 35 नंबर, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है, तो दोनों है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर होता है जिस पे लगता है उसी को चुकाना पड़ता है, जैसे इनकम टैक्स। अब बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क, ये सब अप्रत्यक्ष कर है, तो ए और बी दोनों। 36 नंबर देखिए, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के अंतर को क्या कहते हैं, राजस्व घाटा, राजस्व घाटा। 36 का भी बिल्कुल सही है। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। व्यापार संतुलन का अर्थ है आयात और निर्यात, तो वस्तुओं के आयात और निर्यात से, तो 38 का ए बिल्कुल सही है। 39, निम्न में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है, तो वस्तुओं का निर्यात। भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण होता है, तो ये होता है व्यापार चक्र। हो गया। आप चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो जल्दी से बनता नहीं है, ये तो आपको तुरंत समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो सीधे लिखिएगा हम जो बोल रहे हैं। समष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ सूक्ष्म, न्यून या लघु होता है। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम परिभाषा बोल दिए, सॉरी। व्यष्टि मतलब होता है माइक्रो और समष्टि मतलब होता है मैक्रो। समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि एक हिंदी शब्द है जिसे ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वृहत, विशाल या विस्तृत। इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में कुल मांग, कुल पूर्ति, राष्ट्र आय, इस सब के अध्ययन किया जाता है। मुद्रा, बैंकिंग, इस सब का अध्ययन हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। व्यष्टि और समष्टि में आएगा एक। मध्यवर्ती वस्तु क्या है, मध्यवर्ती वस्तु मतलब जिसका जैसे दुकान में कोई चीज़ लाता है बेचने के लिए, या व्यापारी कोई चीज़ लाता है या उत्पादन करता है कोई चीज़, तो वो सब बीच में जो रहता है वही है मध्यवर्ती वस्तु। जबकि हम जिसका प्रयोग करते हैं वो है अंतिम वस्तु। तो मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु है जो उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है और अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं होती। जैसे गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है, ब्रेड के उत्पादन के लिए गेहूँ मध्यवर्ती वस्तु है। गेहूँ नहीं खाते हम लोग, ब्रेड खाते हैं। औसत उत्पादन क्या है, परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। माने टोटल प्रोडक्शन को लेबर से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा कुल उत्पादन को उसमें लगाए गए साधन से भाग देंगे, जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं औसत उत्पादन। बाजार से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ क्रेता वस्तु को खरीदने के लिए और विक्रेता वस्तु को बेचने के लिए एक जगह इकट्ठा होता है, उसको बोलते हैं बाजार। इंटरनेट भी बाजार का एक उदाहरण है। अगला, मुद्रा की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है ये। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे या मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, मतलब एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो। अब चलता है मुद्रा, मुद्रा को दो और कोई वस्तु खरीदो। तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं। राजस्व प्राप्ति से आप क्या समझते हैं, राजस्व प्राप्ति वह प्राप्ति है जिसमें ना तो कोई देयता उत्पन्न होती है, माने देने वाला, ना ही परिसंपत्ति में कोई कमी आती है। जैसे कर, टैक्स, शुल्क, ये सब है राजस्व प्राप्ति। मतलब जो जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धंधा चलता है वही है राजस्व प्राप्ति। आयात प्रतिस्थापन किसे कहते हैं, देखिए अगर विदेश से हम लोग कोई चीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है हमारे देश में, लेकिन अगर वो चीज़ हम लोग खुद बनाने लगेंगे तो वो वस्तु को हम लोग नहीं खरीदेंगे, इसी को बोलते हैं अपने कंपनी से उसको स्थापित करना। देखिए लिखा है, आयात प्रतिस्थापन वह नीति है जिसमें किसी वस्तु के आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा ही उसकी पूर्ति की जाए, इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग का नियम बताता है कि अधिक कीमत पर मांग कम और कम कीमत पर मांग अधिक होती है। समझ गए, डी बराबर फैक्टर प्राइस, मतलब डिमांड जो है प्राइस पे निर्भर करेगा। प्राइस का फैक्टर मतलब प्राइस कैसे है, कम ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मांग का नियम का कुछ मान्यता भी है। मांग का नियम कब लागू होता है, तो पहला, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, रुचि में परिवर्तन ना हो, संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो,
और सरकार की नीति में कोई परिवर्तन ना हो। इसको छोड़िए, ये तीनों याद रखिए। अगर वस्तु की कीमत नहीं बढ़ घट रहा है, आय नहीं बढ़ घट रहा है, तो रुचि नहीं बढ़ घट रहा है, तो उत्पादन या जो क्या बोलते हैं क्रेता है, खरीदने वाला उपभोक्ता, वो वस्तु की मांग करते रहेगा। डी माने डिमांड, एफ माने फलन, पी माने वस्तु की प्राइस। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? अल्पकालीन उत्पादन फलन में कम समय अवधि होती है, उसमें सिर्फ हम लोग अपना परिवर्तनशील साधन को परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में जो है हम लोग परिवर्तनशील के साथ साथ स्थिर साधन को भी बदल सकते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन मतलब होता है कम समय अवधि, सिर्फ स्थिर साधन को ही परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन लंबे समय अवधि होता है, इसमें स्थिर के साथ साथ परिवर्तनशील साधन को भी बदल सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार मतलब जैसे हटिया है, जहाँ पे क्रेता और विक्रेताओं की अधिक संख्या होगा, वस्तु की समरूप इकाई एक समान वस्तु होगा, एक समान कीमत होगा, किसी भी फर्म का प्रवेश और निष्कासन आसान होगा। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में आएगा, इसलिए बोलते हैं आपको 3-4 को क्वेश्चन बैंक या सेट पढ़ लीजिए, हो जाएगा सब्जेक्टिव पूरा। ऑब्जेक्टिव के लिए 8-10 को सेट पढ़ना पड़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है? एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक साल में जो है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र से कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। जबकि सकल राष्ट्र उत्पाद में क्या करते हैं? सकल राष्ट्र उत्पाद देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित सभी वस्तु और सेवा का मूल्य होता है। जीडीपी बराबर जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, और यह संकीर्ण अवस्था है। और जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। यह विस्तृत अवधारणा है। यह है राष्ट्र आय, यह है घरेलू आय, दोनों में अंतर है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी जोड़ते हैं, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है कैसे? मुद्रा द्वारा हम लोग वस्तु या सेवा को खरीद बिक्री कर सकते हैं, और ये विनिमय का माध्यम है। इसलिए पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। इसमें क्या होता था? आवश्यकता का दोहरा संयोग का अभाव पाया जाता था उसमें, कि हम लोग कोई वस्तु बेचेंगे तो देखना पड़ेगा कौन वो लेके हमको जो वस्तु चाहिए दे सकता है। लेकिन मुद्रा द्वारा हम लोग कोई भी वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं कहीं भी, समझ गए? विभाजन भी कर सकते हैं, लंबे समय तक उसको रख भी सकते हैं। प्रभावी मांग से आप क्या समझते हैं? तो प्रभावी मांग किन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु है। अल्पकाल में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन एवं रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति के द्वारा उस बिंदु पर होता है जहां यह संतुलन में होता है। इतने लिखना है आपको, और ये फिगर फिर बनाना है आपको। एवरेज सप्लाई, एवरेज डिमांड, ये है संतुलन बिंदु। सरकारी बजट क्या है? पहले बजट समझिए क्या होता है। तो एक लेखा वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष 31 मार्च तक सरकार का कुल लेखा जोखा को बजट कहते हैं, समझ गए? तो सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है? संसाधनों का पुनः आवंटन, आय और संपत्ति का पुनः वितरण, आर्थिक स्थायित्व, ये सब कारण है उसका। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन। निम्न तालिका में मांग की लोच गणना कीजिए। मांग की लोच, जब कीमत 8 रुपया थी तो वस्तु की मांग 32 इकाई थी, और कीमत घट के 6 रुपया हो गया तो मांग 42। तो मांग में परिवर्तन बटे कीमत में परिवर्तन बटे पहले की मांग बटे पहले की प्राइस। तो 8 चौक 32, इधर आया 8 4 12 बटे 2। आठ नहीं होगा, माइनस पी ऊपर, क्वांटिटी नीचे, डेल क्यू बाय डेल पी गुना पी बटे क्यू। डेल क्यू माने मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन कितना? 42 से 32 हो गया, 42 से 32 हो गया, 10 हो गया मांग में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन 2 रुपया। पी माने पहले का प्राइस 6, क्यू माने पहले का डिमांड 32, 2 तिया 6, 10 तिया 30। कैसे आंसर नहीं आ रहा है? पी माने पहले का प्राइस 6 रुपया, क्यू माने पहले का डिमांड जो कि 32 है। डेल क्यू परिवर्तन, मांग में परिवर्तन 32 से 42 हो गया, 10 हुआ,
और कीमत में परिवर्तन 2 रुपया, तो -30/32, माइनस नहीं होगा, 1.25 आएगा। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की 3 अवस्थाओं को बताइए। अन्य बातें समान रहने पर परिवर्तनशील अनुपात का नियम यह बताता है कि अन्य साधन को स्थिर रखकर एक साधन में वृद्धि करेंगे तो उत्पादन एक सीमा तक बढ़ने के बाद घटने लगती है। समझ गए? यह अल्पकाल उत्पादन फलन से संबंधित है। नियम की मान्यता उत्पत्ति का अन्य साधन स्थिर तथा एक परिवर्तनशील होता है। स्थिर साधन अविभाज्य होता है, परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाई समरूप होती है, तकनीक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे होता है? एकाधिकार बाजार मतलब अकेले विक्रेता। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु अथवा सेवा का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होता है। निकट स्थापन के अभाव के कारण उद्योग में अन्य फर्मों के प्रवेश पर कड़ा प्रतिबंध होता है। मूल्य का निर्धारण कौन करता है? इसमें एकाधिकार में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। एकाधिकारी के लिए सीमांत आगम औसत आगम से कम होता है। अधिकारपूर्ण प्रतियोगिता के उत्पादन की भ्रांति कीमत प्राप्त करता नहीं बल्कि कीमत निर्धारक होता है। एकाधिकारी किसी वस्तु का मूल्य तथा उस वस्तु की पूर्ति दोनों को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। यदि वह वस्तु की बिक्री को बढ़ाना चाहता है तो उसे कीमत कम रखना पड़ेगा। बहुत अधिक कीमत होगा तो मांग नहीं करेगा। राष्ट्र आय की गणना की आय विधि और उत्पाद विधि का वर्णन करें। किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्र आय कहते हैं। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध असाधन आय को भी शामिल किया जाता है। राष्ट्र आय का लेखांकन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम साइमन कुजनेस्ट महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया। राष्ट्र आय के मापन हेतु 3 प्रमुख विधि है: आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि। राष्ट्र आय की गणना की आय विधि। आय विधि के अंतर्गत राष्ट्र आय की गणना उत्पादन कारणों के लिए भुगतान के आधार पर किया जाता है। राष्ट्र आय की गणना के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति तथा व्यावसायिक उपक्रमों की शुद्ध आय का योग प्राप्त किया जाता है, जो कि सभी उत्पादन साधनों की आय का योग होता है। इस योगफल को घरेलू आय कहते हैं। यदि इस योग में विदेशों से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्र आय बन जाती है। आय विधि से राष्ट्र आय की गणना, ये सूत्र है: राष्ट्र आय बराबर मजदूरी प्लस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभांश प्लस अवितरित लाभ, सबको मिला के जोड़ना है। राष्ट्र आय की गणना की उत्पादन विधि, इस विधि को वस्तु सेवा विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वह गणना किया जाता है कि अंतिम उत्पादन में प्रत्येक उद्योग से अलग क्या योगदान किया गया। इस विधि के अंतर्गत किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य बाजार मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार उत्पादन विधि के अंतर्गत राष्ट्र आय की गणना किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य पर किया जाता है। इस विधि में राष्ट्र आय की गणना का सूत्र क्या है? राष्ट्र आय बराबर बाजार कीमत पर मतलब प्राथमिक द्वितीयक तृतीय क्षेत्र द्वारा मूल्य वृद्धि प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट व्यय बटे शुद्ध अप्रत्यय कर। संतुलित बजट। देखिए बजट 2-3 प्रकार का होता है। पहले देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें सब पढ़ लीजिएगा पूरा बजट का। तो सबसे पहले बजट क्या है? बजट मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके अगले वर्ष 31 मार्च तक। बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक सरकार के कुल लेखा जोखा को बजट कहते हैं। अब बजट बहुत प्रकार का आता है। सबसे पहले होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट माने जितना आय प्राप्त हुआ उतना व्यय हो गया, उसको बोलते हैं संतुलित बजट। देखिए लिखा है। दूसरा है असंतुलित बजट। इसमें असंतुलित बजट में आएगा क्या? घाटे का बजट। सबसे पहले संतुलित बजट बता दिए, सरकार की आय और सरकार का व्यय बराबर होगा। अधिक बजट मतलब असंतुलित बजट 2 प्रकार का, एक होता है घाटे का बजट, एक होता है बजट आधिक्य। अधिक बजट वह बजट है जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित आय सरकार के व्यय से अधिक है। कम और अधिक दोनों असंतुलित बजट में आता है, लेकिन अगर अधिक है तो अधिक बजट कम है। मतलब घाटे का बजट जिसमें किसी वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित व्यय आय से अधिक है तो उसको बोलते हैं घाटे का बजट। जैसे देखिए सरकार जितना कम आया
टैक्स जितना लिया उतना खर्चा कर दिया, संतुलित बजट। और असंतुलित बजट में कम या ज़्यादा, अगर कम खर्चा किया तो उसको बोलते हैं अधिक बजट, ज़्यादा खर्चा किया तो उसको बोलते हैं घाटे का बजट। समझ गए? तो घाटे का बजट ही ठीक है, क्योंकि तब न नया नया विकास परियोजना होगा भारत जैसे विकासशील देश में। तो ठीक है, ये सेट हो गया आपका। एक बार पढ़िए इसको और जितना जितना याद होता है उतने उतने शॉर्ट करके लिखिए, तभी आपको याद होगा। ठीक है, धन्यवाद।